आधुनिक जी शेप के पैंटोग्राफ्स ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से अनफोल्ड होकर ओवरहेड लाइन से पावर इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए कि अगर पैंटोग्राफ की फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के दौरान कलेक्टर हेड हॉरिजॉन्टल नहीं होता है तो क्या होगा। आधुनिक पैंटोग्राफ की इस जरूरी क्वालिटी को समझने के लिए हम पहले इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं। कलेक्टर हेड को इस ऊपर के आर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। आप देखेंगे कि जब मैं पैंटोग्राफ को ऊपर उठाता हूं तो ऊपर वाले आर्म का एंगल बदलता है, काफी ज्यादा बदलता है। हैरानी की बात है कि कलेक्टर हेड का एंगल नहीं बदलता है, यह केवल हॉरिजॉन्टल रहता है। संक्षिप्त में, पैंटोग्राफ एक गिम्बल की तरह काम करता है। इंजीनियर्स ने यह कैसे हासिल किया? बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के उन्होंने कलेक्टर हेड का यह हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन कैसे हासिल किया? आधुनिक पैंटोग्राफ की और ज्यादा डिटेल्स जानने से पहले सबसे पहले यह समझते हैं कि ट्रेन्स इन्हें क्यों इस्तेमाल करती हैं। इस अंडरब्रिज केस को लीजिए। इस तरह के कंस्ट्रक्शन या हिल स्लोप ऑफ ग्राउंड की वजह से कभी-कभी ट्रेन्स और ओएच लाइन के बीच एक निश्चित दूरी मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें पैंटोग्राफ की जरूरत होती है। यह मैकेनिज्म इन हाइट में हो रहे बदलावों के साथ एडजस्ट हो जाता है। यह न सिर्फ केबल को छूता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि करंट कलेक्टर और ओएच लाइन के बीच पर्याप्त कांटेक्ट फोर्स मौजूद रहे। सबसे सरल पैंटोग्राफ कुछ इस तरह का होगा। एक कॉपर कंडक्टर जिसमें कंप्रेस्ड स्प्रिंग की अरेंजमेंट होगी। जब इसे ऊपर उठने को अलाउ किया जाएगा तो यह करंट को इकट्ठा करना शुरू कर देगा। इसके बाद करंट फिर मोटर्स में पहुंचाया जाता है। पैंटोग्राफ में सर्किट को व्हील्स के जरिए जमीन के साथ जोड़ के आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन यह सरल कलेक्टर आसानी से फेल हो जाएगा क्योंकि इसमें लेटरल स्टेबिलिटी नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए हम रॉड को इस दिशा में झुकाते हैं। स्प्रिंग कोर को रीअरेंज करने से यह कलेक्टर लाइन के कांटेक्ट में रह पाता है। लेकिन अगर स्प्रिंग पर बहुत ज्यादा फोर्स लगे तो यह टेंशन्ड ओएचएल को तोड़ भी सकता है। इस स्प्रिंग फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए कलेक्टर को दूसरी दिशा में बांधने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। यह तरीका कलेक्टर को एकदम सही तरह से बैलेंस करता है। एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए हम ग्रूव्ड कॉपर हेड को लगा सकते हैं। करंट कलेक्टर का यह डिजाइन आइडिया, जिसे ट्रॉली पोल कलेक्टर भी कहा जाता है, इसका आविष्कार सबसे पहले फ्रैंक जे स्प्रेग द्वारा किया गया था। लगातार ट्रेन के चलने की वजह से इस कलेक्टर में कुछ वेयर और टेयर भी होगा। नियमित घर्षण से केवल 2 से 3 सप्ताह के बाद यह ग्रूव हेड टूट सकता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए रेलवे के इंजीनियर्स ने हेड की लंबाई बढ़ा दी और इसे परपेंडिकुलर रखा। अब ओवरहेड लाइंस में इस जीनियस आविष्कार को समझिए। केबल्स का जिगजैग पैटर्न। लाइन को इस तरह से अरेंज्ड किया गया है कि यह कलेक्टर हेड की पूरी लंबाई के ऊपर स्लाइड करे। इसलिए कलेक्टर हेड का कांटेक्ट एरिया लगातार बदलता रहता है, जो कि हेड पर वेयर एंड टेयर को काफी हद तक धीमा कर देता है। लेकिन अब ओवरहेड लाइन में वेयर एंड टेयर हो सकता है, जैसा कि दिखाया गया है। एक कार्बन स्ट्रिप को लगाकर इसे संभाला जा सकता है। यह मॉडिफाइड डिजाइन 35 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ी हुई गति पर भी आसानी से काम कर सकती है। एडिशनल साइड हॉर्न्स के साथ इस डिजाइन को बो कलेक्टर कहा जाता है। वीडियो के अंत में हम इन हॉर्न्स के उद्देश्य को समझेंगे। जैसे जैसे गति बढ़ती है, डिजाइन की एक बड़ी कमी सामने आती है, एयर रेजिस्टेंस और वाइब्रेशन। आप देख सकते हैं कि नीचे वाले हवा के कणों को इस डिजाइन में कितना जटिल रास्ता लेना पड़ेगा। इस वजह से एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और कांटेक्ट ढीला हो जाएगा। इस विजुअल में दिख रहे वोर्टिसेस की वजह से भी वाइब्रेशन होता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए 1903 में जॉन क्यू ब्राउन ने एक करंट कलेक्टर डिजाइन को पेटेंट किया, जिसे पैंटोग्राफ कहा जाता है। मैकेनिज्म के बीच में जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं वे कंप्रेस्ड हैं। जब इन्हें रिलीज किया जाता है
तो स्प्रिंग पैंटोग्राफ की ऊंचाई को कम करने की कोशिश करेगा। न्यूमैटिक सिस्टम के आउटपुट मोशन को इस मैकेनिज्म के साथ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि जब ड्राइवर एयर प्रेशर बढ़ाता है तो मैकेनिज्म की हाइट भी बढ़ जाती है। चालक लाइन में टेंशन को ध्यान में रखते हुए एयर प्रेशर बढ़ाने या घटाने का निर्णय लेता है। इस तरह से चालक सुनिश्चित कर सकता है कि पैंटोग्राफ हमेशा OHL के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहे। यहां पर आप पैंटोग्राफ की बॉडी के जरिए करंट का पाथ देख सकते हैं। यह सिमेट्रिकल टीयर ड्रॉप डिजाइन वाइब्रेशन की समस्या को खत्म करके एयर ड्रैग को काफी हद तक कम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कलेक्टर हेड हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे। लेकिन क्योंकि ये 2 आर्म्ड पैंटोग्राफ काफी बड़ा और भारी होता है, इसीलिए उसे ऊपर उठाने और नीचे करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए मिस्टर लुइस फेवेली ने एक नई टेक्नोलॉजी पेश की, सिंगल आर्म्ड पैंटोग्राफ। इस पैंटोग्राफ के मुख्य पार्ट्स को यहां पर मार्क किया गया है। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन के दौरान अपर आर्म अपना एंगल बदलता है और इस डिवाइस का सबसे जरूरी हिस्सा कलेक्टर हेड इस अपर आर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा है, अपर आर्म के साथ कनेक्ट होने के बावजूद भी कलेक्टर हेड पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल रहता है। अब चलिए इस शानदार आविष्कार के रहस्यों को समझते हैं। क्या आपको इस पैंटोग्राफ का नीचे का हिस्सा जाना पहचाना सा लगता है? ये एक 4 बार अरेंजमेंट है। अगर हम इस ग्रीन बार को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ध्यान दीजिए कि इस छोटी येलो बार में क्या होगा। इसमें एक अच्छा एंगुलर वेरिएशन होगा। चलिए इस येलो बार को एक्सटेंड करके इसकी टिप पर कलेक्टर हेड को अटैच करते हैं। आप देख सकते हैं कि यह मैकेनिज्म कलेक्टर हेड को एक अच्छा हाइट वेरिएशन देता है। हालांकि कलेक्टर हेड का एंगल बदल जाता है क्योंकि यह ऊपर के आर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह एक बड़ा मुद्दा है। इस तरह के रोटेशन से कलेक्टर हेड और ओवरहेड लाइन के बीच का संपर्क इनइफेक्टिव हो जाएगा। क्या आप इसके सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं? कलेक्टर हेड के इस रोटेशन को रोकने के लिए चलिए एक बैलेंसिंग रॉड लगाते हैं जो कि निचले आर्म और कलेक्टर हेड के एक छोटे एक्सटेंशन के साथ हिंज की मदद से जुड़ा होता है। आप देखेंगे कि जब यह मैकेनिज्म चलता है तो कलेक्टर हेड और निचले आर्म हिंज पॉइंट के बीच की दूरी कम हो जाती है। क्योंकि बैलेंसिंग रॉड इसकी लंबाई कम नहीं कर सकती है, इसलिए इसे कलेक्टर हेड को ऑपोजिट दिशा में धकेलना होगा। पैंटोग्राफ में ये ऑपोजिट रोटेशन कलेक्टर हेड के बैलेंसिंग रॉड लगाने से पहले कलेक्टर हेड के झुकाव को कैंसिल कर देता है। वाह! अब कलेक्टर हेड ने अपनी पूरी हाइट के दौरान एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन हासिल कर ली है। यह दिखाता है कि पैंटोग्राफ 2 4 बार मैकेनिज्म्स का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता है। संक्षेप में, हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो बिना किसी सेंसर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के लगातार कलेक्टर हेड को हॉरिजॉन्टल रखती है। नीचे का आर्म इसी न्यूमैटिक पिस्टन अरेंजमेंट का इस्तेमाल करके घूमता है। अगर ऐसे मामलों में पैंटोग्राफ को नीचे करना पड़ता है या डिस्कनेक्ट करना पड़ता है तो हाई मोमेंटम की वजह से ट्रेन कुछ किलोमीटर तक अपना फ्री रन जारी रखेगी। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हमने इस वीडियो में पूछा था। जब ट्रेन अपना ट्रैक बदलती है तो हॉर्न्स काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ट्रैक बदलने के दौरान पैंटोग्राफ को भी ओवरहेड लाइन बदलने की जरूरत होती है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि हॉर्न्स कैसे ओवरहेड लाइन के बीच आसानी से स्विच करने में मदद करते हैं, वरना लाइन कलेक्टर हेड के नीचे फंस सकती है। पैंटोग्राफ का वोल्टेज लगभग 25,000 वोल्ट्स होता है। ट्रेन की मेटेलिक बॉडी को हाई वोल्टेज से अलग करने के लिए हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाले इंसुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये पैंटोग्राफ को एक अच्छा मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। शानदार! अब हमने पैंटोग्राफ को पूरी तरह से डिजाइन कर लिया है। आपने देखा होगा कि पैंटोग्राफ को ज्यादातर इंजन के पिछले हिस्से के साथ कनेक्ट किया जाता है। यह छोटा सा बदलाव
एरोडायनामिक ड्रैग को काफी हद तक कम कर देता है। इसकी वजह है बाउंड्री लेयर इफेक्ट। कृपया ट्रेन की बॉडी के आसपास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें। अगर पेंटोग्राफ को इंजन के अगले हिस्से के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इसे हवा की तेज रफ्तार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंजन के पिछले हिस्से में पेंटोग्राफ को हवा की कम गति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह बाउंड्री लेयर में इमर्ज्ड होता है। यह ड्रैग को कम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन इंजन के ऊपर के हिस्से पर 2 पेंटोग्राफ्स क्यों इंस्टॉल किए जाते हैं? धीमी गति पर ट्रेन एक सिंगल पेंटोग्राफ के साथ भी काम कर सकती है, लेकिन अगर ट्रेन की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हुई तो एक पेंटोग्राफ वाली ट्रेन में एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। मान लेते हैं कि केवल एक पेंटोग्राफ लगा हुआ है और ट्रेन बहुत तेज गति से रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। यहां पर फिर से एरोडायनेमिक्स एक विलन की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से वोर्टिसेस होंगे और ट्रेन पर ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। इसलिए ट्रेन के रिवर्स मोशन के लिए हमें ऑपोजिट ओरिएंटेशन वाला एक दूसरा पेंटोग्राफ चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखकर मजा आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं।